एक 18 साल का लड़का अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉस बनकर आ रहा था, एक ऐसे लीडर का जिसका सियासी तजुर्बा ही उसकी उम्र से कई ज्यादा रहा हो। एक ऐसा सियासी लीडर जिसके असर में आकर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मंसूबा के तहत इस लड़के के वालिद यानी महाराजा हरि सिंह को कुछ ही रोज पहले जम्मू कश्मीर से जाने के हुक्म दिए हों और वापस आने का कोई तरीका उनको ना बताया हो। फिर कैसे रहे होंगे तल्लुकात करण सिंह और शेख अब्दुल्ला के दरमियान, आज देखते हैं। मेरा नाम जफर चौधरी है। हम जम्मू कश्मीर के सियासी सफर पे निकले हुए हैं, लेकिन राजभवन के नजरिया से हम सियासत को देख रहे हैं। इससे हमें आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता चलेगा कि जो डायनेमिक सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स में बहुत सारी परतें जो हैं, जो अब हमारे सामने चीज़ें आती हैं, वो इन दहाइयों दर दहाइयों किस तरह से वो डेवलप हो रही थी, उनका भी हमें पता चलेगा। जो लोग इस सफ़र में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसके पहले के जितने एपिसोड हैं वो ज़रूर देख लें आज का वीडियो पॉज करके, ताकि वो पूरी तरह से भरपूर जायका जो है वो, क्योंकि नॉलेज तो थोड़ी बहुत है ही है लेकिन एंटरटेनमेंट भी है। अब पहले का आपको याद होगा तो तभी आप देख पाएंगे। बात है 20 जून 1949 की, इंपीरियल होटल नई दिल्ली। और जो डोगरा साम्राज्य के, ये जो डोगरा एम्पायर थी, उसके आखिरी चश्म चिराग, जो आखिरी फैमिली है, उसके तीन अफराद महाराजा हरि सिंह, उनकी बेगम और उनके बेटे करण सिंह, ये दिल्ली के इंपीरियल होटल में थे। सुबह ये तीन अलग डायरेक्शन में, तीन अलग सिमतों में ये निकल गए। बहुत अर्ली महाराजा हरि सिंह अपने कुछ स्टाफ और एडवाइजर्स के साथ एयरपोर्ट पे गए, पालम एयरपोर्ट पे, वहाँ से फ्लाइट ली और बॉम्बे के लिए चले गए हमेशा के लिए। महारानी तारा देवी को बॉम्बे की गर्मी बहुत अच्छी नहीं लगती थी। उनको, उनके लिए ये इजाज़त नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर में वापस आ सकें, तो लिहाजा वो गाड़ियों में बैठे और अपनी नौकरानियां वगैरह, जो अपनी खादमा हैं, उनको साथ लेकर वो कसौली चली गई। घंटा भर करण सिंह वहां पे बैठकर बिल्कुल तन्हाई में सोचते रहे। उसके बाद वो भी गाड़ियों में बैठे और चले गए पालम एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मरकजी सरकार में कश्मीर अमूर के सेक्रेटरी विष्णु सहाय जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के हुक्म के मुताबिक करण सिंह का इंतजार कर रहे थे। वहां से वो जहाज में बैठे और श्रीनगर जाने की तैयारी की। कुछ ही रास्ते का सफ़र किया था, पता चला कि श्रीनगर का जो रास्ता है, जो हवाई रास्ता है, उसमें बादल बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं और लिहाजा जहाज़ को कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा रास्ते में। तो वो 1 घंटा के लिए जम्मू रुके। वो 1 घंटा जो जम्मू करण सिंह रुके, वो भी उनके लिए जज्बाती तौर के ऊपर बहुत भारी था, क्योंकि उसी एयरपोर्ट से अप्रैल के महीने में, हम ये जून 20 की बात कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में उनके वालिद वालदा और वो खुद, उन्होंने आखिरी प्रवास ली थी जम्मू से दिल्ली के लिए, और वापस आने का कोई तरीका नहीं था। उसके बाद जब बादल थोड़े छटे और उन्होंने प्रवास फिर से भरी और कश्मीर में जब दाखिल हुए, तो करण सिंह कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि एक चमकता हुआ हीरा मेरे सामने आ रहा। वो चमकता हुआ हीरा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कश्मीर को एक जहाज़ के सफ़र से पहली बार देखा हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने थी, जो हेड ऑफ द स्टेट बनने जा रहे थे वो जम्मू कश्मीर के, वो उनको एक बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा था। जब एयरपोर्ट के ऊपर वो पहुंचे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने लगभग 2 साल महाराजा हरि सिंह के साथ ऐसे, उनके तल्लुकात इतने मुश्किल तल्लुकात रहे कि हालात ऐसे बन गए थे कि या हरि सिंह या शेख अब्दुल्ला, दोनों में से कोई एक जम्मू कश्मीर में रह सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की जो बड़ी क़यादत है, उन्होंने ये फैसला लिया कि शेख अब्दुल्ला का रहना ज़रूरी है, हरि सिंह का रहना इतना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया। वही शेख अब्दुल्ला एयरपोर्ट के ऊपर अपने तमाम मिनिस्ट्रान, 9 मिनिस्टर थे उनके साथ उस वक्त, उन तमाम मिनिस्ट्रान और बड़े ऑफिसर्स के साथ एयरपोर्ट पे ही आए हुए थे करण सिंह को रिसीव करने के लिए। जहाज़ की सीढ़ियों पे ही 2 कदम ऊपर आके इन्होंने करण सिंह को रिसीव किया और वहाँ से ये जो करण महल है गुप्कार रोड पे, वहाँ पे करण सिंह को लेकर चले गए। और शेख अब्दुल्ला खुद भी गए, कुछ देर तक उनके पास बैठे, बात बात की। फिर ये अब नौजवान थे, अभी इनकी शादी भी नहीं हुई थी, 18 साल से कुछ महीने का ही सफ़र था। शुरुआत के दिनों में शेख अब्दुल्ला कई बार इनके पास आया जाया करते थे। करण सिंह को अभी सरकारी कामकाज की बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। जनरल थमैया आर्मी के कमांडर थे कश्मीर में, बहुत ही करिज्मेटिक थे, बहुत ज़्यादा पार्टियां वगैरह उनके यहाँ हुआ करती थी, टूर के ऊपर भी जाया करते थे। और करण महल और जो आर्मी हेडक्वार्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा फासला भी नहीं था।
जो सियासी लोग हैं उनके साथ अभी करण सिंह बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं थे, तो जनरल थिमैया के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उनके साथ कभी ये गुरेज जा रहे हैं, कभी द्रास जा रहे हैं, कभी टिटवाल जा रहे हैं, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज फायर लाइन उस वक्त होती थी, कभी वहाँ जा रहे हैं और आकर खतो किताबत कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 15 एक दिन विष्णु सहाय इनके साथ रहे, जिन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में इनको थोड़ा समझाया कि क्या चीज़ें कैसे ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन उसके बाद ऑन हिज ओन सारी बातें ही करनी पड़ी। करण सिंह के सामने बहुत बड़ी एक वसी अपॉर्चुनिटी भी थी, चैलेंज भी था, एक बहुत डिफिकल्ट बैकग्राउंड भी थी। उनको इस बात का सारा पता था, सारी इत्तला थी कि शेख अब्दुल्ला के और उनके वालिद के तल्लुकात किस किस्म के रह चुके हुए थे। करण सिंह खुद भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जब वो नौजवान थे वो अक्सर जो है वो इमेजिन किया करते थे, वो इस चीज़ की कल्पना किया करते थे, तसव्वुर किया करते थे कि जब वो बड़े हो जाएंगे, खुद मुख्तार बनेंगे, वो राजा बनेंगे जब, तो वो किस तरह से अपनी प्रजा को चलाएंगे, वो रियासत के हुक्मरान किस तरह के बनेंगे। इस किस्म की एक आधी अधूरी जो एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने थी। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो वो ज़रूर थे, लेकिन पावर सारी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह वो सारा शेख अब्दुल्ला और उनकी काबीना के पास था। वहीं से वो इनको दस्तखत वगैरह करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है वो भेज दिया करते थे। मुझे जहाँ तक समझ आती है कि शुरुआती सालों में करण सिंह ने शेख अब्दुल्ला के साथ बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशनल मोड जो है वो नहीं लिया और शेख अब्दुल्ला ने भी करण सिंह को कंफर्टेबल बनाने के लिए कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। जब भी हफ्ते 10 दिन में एक आध बार वो ज़रूर इन्हीं के पास पैलेस में आ जाया करते थे। अब शेख अब्दुल्ला और इधर करण सिंह वो खुद इनके पास पैलेस में आते तो इनको भी काफ़ी अच्छा महसूस होता था कि ये आदमी तो खुद ही मेरे पास आ रहा है, बातचीत आकर मेरे साथ ये कर रहा है। इसी साल 1949 की बात है, करण सिंह कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बन गए। चांसलर यानी अभी एक लड़का 18 साल उसकी उम्र अभी अभी हुई है और वो यूनिवर्सिटी का चांसलर है। बहुत सारी किताबों का, सोर्सेज का, ज़राए का मुताला करके देखा तो पता यही चलता है कि तब तक यानी 1949 तक और उसके बाद बाद भी आज तक भी जो ऐसी कोई और हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि इस उम्र में कोई भी शख्स दुनिया में कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना हो। तो लिहाजा करण सिंह का ये पब्लिक में बात डिस्कस नहीं की जाती है। करण सिंह को ये एजाज़ हासिल है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान चांसलर वो थे। मज़े की बात यह है कि उसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला भी ले लिया अभी, क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन भी उनकी नहीं हुई हुई थी, वहीं से उन्होंने बीए की पढ़ाई भी शुरू कर ली और उसके बाद एमए भी उन्होंने की। 1950 में मार्च के महीने में जब जब उनकी उम्र 19 साल हो रही थी, उस साल नेपाल की रॉयल रॉयल फैमिली में उनकी शादी भी हुई और शादी की तकरीबात सारी जो है वो बॉम्बे में हुई थी। वहाँ पे महाराजा हरि सिंह भी शामिल हुए, बाकी लोग भी शामिल हुए। उसके बाद वो अपनी बेगम के साथ जब कश्मीर लौटे तो फिर से शेख अब्दुल्ला और उनकी काबीना के वज़रा जो हैं वो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। बड़ी इज्जत के साथ उनको कॉन्वॉय में, कैवलकेड में लेकर गए और उसके बाद पार्टियों का सिलसिला चलता रहा। ये 1949 और 50 का साल लगभग जो है वो पार्टियां वार्टियां ये इसी तरह से चलती रही। कोई शिकायत शोभा इस तरह से कुछ ज़्यादा बात जो वो नहीं हुई। 1951 का एक वाक़या है कि शेख अब्दुल्ला अक्सर तकरीरें करते थे और तकरीरों में जो है पिछली बैकग्राउंड देते थे, हरी सिंह का जिक्र करते थे, वो हालात बताते थे कि किस हालात में वो कश्मीर छोड़कर जम्मू आ गए थे। फिर उसके बाद वो कहते थे कि जो मुसलमानों के साथ गदर हुआ जम्मू में, उसकी बात वो किया करते थे। यही तो वो सारी बातें थी जिससे हरी सिंह बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। बल्कि एक ख़त में तो उन्होंने पटेल को ये तक लिख कर दे दिया था कि मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इतने वो एक बार जो है वो परेशान हो गए थे, ऐसा इतना जज्बात भरा उन्होंने खत लिख दिया कि मैं सरहद पे चला जाऊं, लड़ाई लगी हुई है, लगी हुई है और जंग के बीच में शामिल हो जाऊं, गोली खा के मर जाऊं, वो मेरे लिए बेहतर होगा बजाय इसके कि मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी। लेकिन बाद में जब हरि सिंह चले गए, नेहरू और पटेल की इंटरवेंशन के बाद शेख अब्दुल्ला ने तकरीरें वगैरह भी कम कर दी। अब तकरीरें बीच में होती थी कभी कभी। पैंथल में एक बार तकरीर कर रहे थे, ये जो हम जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक जगह आती है वहाँ पे तकरीर कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने हरि सिंह के खिलाफ बहुत बड़ी एक लंबी तकरीर की, साथ में करण सिंह को भी लपेटे में ले लिया। अब करण सिंह ने तब जाकर 1951 में थोड़ी सारी जो गरमाइश है वो पैदा होती है, तब करण सिंह ने बताया, नेहरू को शिकायत की। उन्होंने कहा देखिए ये इस तरह से अब तो मेरे साथ भी शुरू हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नज़रअंदाज करो, लेकिन हम शेख के साथ बात करेंगे, लेकिन हम आपके साथ एग्री करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि आपके जज्बात इसकी वजह से मजरूह हो रहे हैं, ये वाकई बात है, शेख को इस किस्म की तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। 1951 का जो साल है वो भी एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उसी साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कन्वीन की गई थी।
अब देखिए, बड़ी दिलचस्पी की बात है कि करण सिंह को मैं राजभवन की कहानियां सुना रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो उसकी कहानी सुना रहा हूं, मैं हेड ऑफ द स्टेट है उसकी कहानी सुना रहा हूं। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि किस तरह से वो बनते जा रहे थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन करने के लिए, कॉल करने के लिए जो ऐलान जारी हुआ, यानी जो प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी हुई, वो प्रोक्लेमेशन जारी करने की मतलब जो शख्स जारी कर सकता था वो डॉक्टर करण सिंह था। करण सिंह के जरिए प्रोक्लेमेशन जारी हुई। उन्होंने कहा कि भी मैं असेंबली कन्वीन करता हूं, तो असेंबली कन्वीन हुई उनके हुक्म के साथ जो है। ये अथॉरिटी शेख अब्दुल्ला के पास नहीं थी, ये अथॉरिटी करण सिंह के पास थी, क्योंकि वो हरि सिंह के एब्सेंस में उनकी जगह बतौर रीजेंट अभी तक जो है वो काम कर रहे थे। असेंबली कन्वीन हुई शायद 29 या 30 अक्टूबर 1951 को। असेंबली का पहला सेशन श्रीनगर में हुआ, शेरगढ़ी पैलेस में। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की जो सेशन का इनॉग्रल एड्रेस है, वो करण सिंह को तकरीर करने के लिए दावत नहीं दी हुई थी। यानी असेंबली कन्वीन उन्हीं के हुक्म के साथ हुई थी, लेकिन इनॉग्रल एड्रेस जो है वो उन्होंने नहीं किया था। आप देखते हैं कि जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जब इजलास लगता है, तो उसको कन्वीन करने के लिए जो समन्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करते हैं कि प्रेसिडेंट हैज समन द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट इकट्ठी होती है पहले सेशन के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट का ज्वाइंट सेशन को एड्रेस होता है, फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट का कामकाज शुरू होता है। रियासती असेंबलियों में भी इसी तरह से होता है। गवर्नर समन करता है असेंबली को, लेजिस्लेचर को, फिर गवर्नर का लेजिस्लेचर को एक जो है वो पहले दिन खुतबा होता है, एड्रेस होता है। उसके बाद जो असेंबली का कामकाज शुरू हो जाता है। बल्कि जो असेंबली का भी बुनियादी कामकाज शुरू होता है, उसमें पहले कुछ दिन गवर्नर के खुतबे के ऊपर जो एक शुक्रिया की तकरीर है वो चलती रहती है। उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के भी और जो ट्रेजरी के भी लोग हैं वो भी उसके ऊपर तकरीर करते हैं। यहाँ पे असेंबली सम्मन इन्होंने की थी, लेकिन इनको असेंबली एड्रेस करने के लिए दावत नहीं दी गई थी। असेंबली की बाकी अपनी कार्रवाई चलती रही। ये कंफर्टेबली रहा सारा वक्त जो है। इसी दौरान ये चांसलर बने, इसी वक्त दौरान इन्होंने शादी की, इसी दौरान इन्होंने एमए किया, उससे पहले बीए किया, जम्मू कश्मीर रियासत का पूरा दौरा किया, लद्दाख का दौरा किया, किताबें पढ़ी, किताबों का मुताला किया, लोगों के साथ दोस्तियां की, फ़ौज के साथ दोस्तियां की, जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा समझने की जो है वो कोशिश की। लेकिन शेख अब्दुल्ला के साथ किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं ली। अब हम 1952 में आ जाते हैं। 1952 में कुछ चीज़ें जो हैं अब वो खुलकर आने लगी सामने। यानी मैं शुरू से, जब तक मैंने चीज़ों का मुताला नहीं किया था, मैं शुरू से सोचता था कि सबको पता है, हमको पता है, करण सिंह को तब पता होगा कि किन हालात में हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से जाना पड़ा था। अब हरि सिंह की जगह करण सिंह आए, जिनकी वजह से हरि सिंह गए, उनके साथ करण सिंह के ताल्लुकात किस किस्म के रहे हों, एक आम आदमी के लिए मेरे ख्याल से ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन करण सिंह ने बड़ी पेशेंस के साथ, थोड़ी दिलचस्पी भी थी, ये बात मैंने एक दो एपिसोड में पहले भी बात की है कि हरि सिंह नहीं चाहते थे कि करण सिंह ये जॉब लें, यानी वो आए बतौर रिजेंट बनकर। वो जिद करें कि मैंने नहीं बनना, ताकि सरदार पटेल कोई दूसरा तरीका निकाले। लेकिन महाराजा हरि सिंह की ख्वाहिशात के खिलाफ जाकर करण सिंह ने ये फैसला लिया कि मैं रिजेंट बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनको एक दूसरे तरीके के साथ कन्विंस किया कि अगर मैं रिजेंट नहीं बनता तो हमारा जो डोगरा परिवार है उसका जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक ही टूट जाएगा, लिहाजा मेरा बनना ज़रूरी है। अब 1952 का साल आया, तो तब जाकर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बदलने लगी, इनमें भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने लगी। लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो भी थोड़ा इनको समझ आने लगी कि आप मेरी पोजीशन का फ्यूचर है क्या है, मैंने कब तक रिजेंट रहना है, अगर इसके बाद कोई पोजीशन आती है मुझे उसके ऊपर कब तक जाना है, अब मेरा फ्यूचर क्या है। तब जाकर इन्होंने जो पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं वो लेने शुरू किए। तो ये जुलाई 1952 की बात है कि हिस्टोरिक, जिसको दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं, वो होगा। दिल्ली एग्रीमेंट ये था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है 1947 का, वो कंडीशनल था, जिसमें तीन चीज़ें बताई गई थी कि यही जो हुकूमत हिंद है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या जो रूल ऑफ इंडिया है, वो तीन चीज़ों तक लिमिटेड होगा: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। बाकी सारी चीज़ों में अंदरूनी खुद मुख्तारी होगी। लेकिन आने वाले बरसों में ये चीज़ें उस तरह से तय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अब बहुत प्रेशर माउंट हो रहे थे। जम्मू से एक बहुत बड़ा वसी एक जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो चल रही थी प्रजा परिषद के ज़ेर निगरानी, कि कंप्लीट इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कोई स्पेशल स्टेटस वगैरह नहीं होना चाहिए।
नवंबर 1949 में आर्टिकल 370, जिसको 5 अगस्त 2019 को डी कमीशन किया गया, अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है लेकिन उसको डी ऑपरेशनलाइज किया गया, उसी उसी को बल्कि इस्तेमाल करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया गया, हिंदुस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आर्टिकल 370 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहस मुबासा करने के बाद हिस्सा बन चुका हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुल्क भर में नाफिज हो चुका हुआ था। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना नहीं था, लिहाजा जो रिलेशनशिप को डिफाइन करता था बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया वो था आर्टिकल 370। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं वो चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए कि हमारी पावर्स क्या रहेंगी और आपकी पावर्स क्या रहेंगी, क्योंकि मुल्क भर में एजिटेशन चल रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस भी बहुत ज़्यादा हद तक इसमें इन्वॉल्व थी, अब जनसंघ भी जो है वो शक्ल और सूरत अख्तियार कर चुकी हुई थी। ये सब लोग इन्वॉल्व थे, ये कहते थे कि कंप्लीट इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, कोई स्पेशल स्टेटस ना रहे। लेकिन इस दौरान जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को इंडिया के साथ लेजिटिमाइज करवाया था, यानी जो कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप लेड बाय शेख अब्दुल्ला, वो नाराज थे बहुत ज़्यादा। वो कहते थे कि डिले किस बात की है, हमारे जो रिलेशनशिप में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली आ जाने चाहिए। तो एक सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस, एक ग्रुप इन्होंने तश्कील किया, एक ग्रुप वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तश्कील किया, इनके बीच बहुत सारी नेगोशिएशन चली, सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, कागजों का एक्सचेंज हुआ, ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वहाँ से वो फार्मूला आ रहा है, यहाँ से ये फार्मूला जा रहा है, वगैरह वगैरह करते करते फाइनली एक एग्रीड जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये आगे, जिसका नाम है दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। ये जुलाई 1952 का है, ये दिल्ली एग्रीमेंट जुलाई में जब हुआ। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एग्रीमेंट जो लीडरशिप ऑफ कश्मीर और लीडरशिप ऑफ इंडिया उनके दरमियान तो साइन हुआ, लेकिन इस एग्रीमेंट को ये दो अशखास के बीच में या दो व्यक्तियों के, दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप था। इसको एग्रीमेंट को रखा गया था पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मेज़ के ऊपर, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, वहाँ पे बहस के साथ इसको एक्सेप्ट किया गया था, यानी पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया इस फैसले को, और सिमिलरली फिर जाके जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें भी लाके इसको रेटिफाई किया गया। लंबी कहानी है बड़ी, जो एक आज भी इसको स्टडी करने की बड़ी ज़रूरत है, हमेशा रही है, ये बड़ी पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारा जो आज का इंटरेस्ट है इसमें नहीं है। हमारा आज का इंटरेस्ट है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है, राजभवन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ आ गई जो डॉक्टर करण सिंह के इमीडिएट इंटरेस्ट की चीज़ थी और कंसर्न की चीज़ थी, वो ये थी कि इसमें प्रपोज किया हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट में, जो असेंबली का प्रपोजल था, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे जम्मू कश्मीर के, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करेगी, उनको जो यहाँ की असेंबली है वही अपॉइंट करेगी, और उनका नाम होगा सदर रियासत, बजाय इसके कि जैसे गवर्नर अभी बाकी रियासतों में भी नहीं बन रहे थे, वो 1956 के बाद बनने लगे, राज प्रमुख हुआ करते थे, मतलब सारी रियासतों में इस तरह से नहीं था। तो उसका नाम होगा सदर रियासत, और सदर रियासत को अपॉइंट करेगी जम्मू कश्मीर की ही असेंबली। दूसरा स्टेप ये है कि असेंबली रेकमेंड करेगी, एक नाम को अप्रूव करेगी, लेकिन उसी नाम को कंकरेंस अकॉर्ड करेगा, अप्रूवल अकॉर्ड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट होगा, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत होगा, वो तब तक सदर रियासत होगा जब तक उसको प्लेजर हासिल रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिकग्नाइज करेगा। अब एक मामला था कि कब तक, कि मान लीजिए अब ये हम तसव्वुर तो कर रहे हैं करण सिंह को ही लेकर, क्योंकि बुनियादी आज की कहानी जो है वो करण सिंह के बारे में ही चल रही है। उसके उनके जहन में उस वक्त ये बड़ा सवाल था कि कब तक, और असेंबली अगर मुझे रिकमेंड करे ही ना, किसी और को रिकमेंड करे तो, अगर असेंबली मुझे रिकमेंड कर देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे ना एक्सेप्ट करे तो, असेंबली मुझे रिकमेंड करती है। अब उन्हीं दिनों में बहुत तकरीरें जो हैं वो बाहर चल रही थी, तकरीरें ये चल रही थी कि अगर हमें सदर रियासत का कामकाज अच्छा नहीं लगता तो हम इम्पीचमेंट भी उसकी कर सकते हैं,
हालांकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का मुकम्मल नहीं हुआ था। इम्पीचमेंट का सवाल तो तभी आ सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दर्ज हो जाती कि इम्पीचमेंट हो सकती है सदर रियासत की, लेकिन जो पब्लिक डिस्कशंस हैं उसमें ये बात चल रही थी कि इम्पीचमेंट भी हो सकती है, यानी असेंबली के लोग एक रेजोल्यूशन मूव करके अपनी राय देकर प्रेसिडेंट को, सदर रियासत को रिमूव भी करवा सकते हैं। उस सूरत में करण सिंह का फ्यूचर क्या है? अभी उम्र भी तो बहुत कम है। और पब्लिक में, पॉलिटिकल सर्कल्स में ये भी बात चल रही थी कि अब जब ये दिल्ली एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को रेटिफाई कर जाती है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा लेता है कि हमारे सदर रियासत होगा और उसको इलेक्ट करने का सारी चीज़ का तरीका जो है वो ये होगा। उस सूरत में जो मतलब करण सिंह का, ज़रूरी नहीं है कि वो करण सिंह को ही जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, ज़रूरी नहीं है कि वो करण सिंह को ही रिकमेंड करें बतौर सदर रियासत, वो किसी और को भी कर सकते हैं। अब सियासी हलकों में ये बातें भी चलनी शुरू हो गई थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये असेंबली करण सिंह को ही रिकमेंड करेगी, क्योंकि वो एक डोगरा राज भी चला आ रहा था। ये असेंबली करण सिंह को ही रिकमेंड करेगी, ये असेंबली किसी और का भी तो नाम रिकमेंड कर सकती है सदर रियासत के लिए। ये जुलाई की बात है। इसमें करण सिंह बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक चीज़ नोटिस की कि 1949 से लेकर जब से वो आए थे यहाँ पे रीजेंट बन के, तब से 1952 तक उन्होंने मुसलसल जो एक जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने एक तल्लुक बना कर रखा, कम्युनिकेशन उनके साथ रखी, उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए जाते थे। वालदा का जिक्र करते थे कि मैं उनसे मिला, उन्होंने ये बातें की। महाराजा का बहुत ज़्यादा बात उनके साथ नहीं करते थे। यहाँ से इनके जो बागात हैं नागबनी में, वहाँ पे माल्टे उगाए तो वहाँ पे कभी माल्टों का एक टोकरा भेज दिया, कभी आम का एक टोकरा भेज दिया, कभी गुच्छियाँ भेज दी, कभी कुछ भेज दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका दो किस्म के जो रिलेशनशिप हैं वो मुझे इमर्ज हो रहे थे कि एक तो जैसे बाप बेटे के बीच हो, जवाहरलाल नेहरू इनके साथ बहुत प्यार करते थे। दूसरा एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप और एडवाइजरी रिलेशनशिप। इनको जो मैक्सिमम कंफर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू से मिलता था। इनको कोई भी डिफिकल्टी, अब इनके आगे पीछे कोई भी नहीं था, एक वही शख्स था जिसको ये ट्रस्ट कर सकते थे। सरदार पटेल 1950 में गुजर चुके हुए थे, अब जवाहरलाल ही जवाहरलाल थे, उनके साथ इस किस्म का इनका रिलेशनशिप था। लेकिन इसका एक और पहलू भी था, वो ये था कि शेख अब्दुल्ला के भी जो अब तल्लुकात हैं थोड़े सारे, वो एक रोलर कोस्टर जर्नी जो है उनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ चल रही थी। यहाँ के अंदरूनी मामलात क्या हैं, तो जवाहरलाल नेहरू का भी सबसे जो बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती थी वो भी करण सिंह के ज़रिए ही मिला करती थी। तो इन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ ये मामला एजिटेट किया। उन्होंने कहा कि मेरा क्या फ्यूचर है, और बहुत चीज़ें इन्होंने उनको कहीं कि देखिए मुझे बता दीजिए कि मुझे रेकमेंड किया जा रहा है या नहीं। अगर रेकमेंड किया जाता है तो कितनी देर के लिए रेकमेंड किया जा रहा है, कहीं मेरी इम्पीचमेंट तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि शेख रोज़ बात करते रहते हैं इसके बारे में, इम्पीचमेंट तो नहीं हो जाएगी। इंसिस्ट ये करते थे कि मुझे हमेशा के लिए ही सदर रियासत बना दिया जाए, और मतलब ताहयात जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही सदर रियासत हूँ। ये बादशाही सोच इसी तरह की होती है, जो राजा महाराजा होते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी होती है तब तक वही होते हैं, जब वो गुजर जाते हैं तो उन्हीं के ख़ानदान में, ये पूरी दुनिया में इसी तरह से, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से हुआ कि उनके ख़ानदान में से जो बड़ा आगे है वो कारोबार, जो बागडोर है वो संभालते हैं। ऐसा बाकायदा तौर के ऊपर करण सिंह ने कहा कि क्यों ना इसी तरह से हम इसको जारी रखें। उस पर उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। देखो, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ग्रेस एंड डिग्निटी बाय आस्किंग फॉर टू मच। ये जो आप डिमांड्स रेज कर रहे हो, इससे आपकी ग्रेस और डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फ़ायदा क्या है ऐसे सदर रियासत बनने का? क्या फ़ायदा जो आप इस तरह से जिद करके या किसी तरीके से आप लोगे? ये कहते कि जी कुछ गारंटी तो मुझे मिल जाए कि मैं ही बनूंगा, और कितने वक्त तक बनूंगा ये गारंटी तो कुछ मुझे कुछ मिल जाए। तो नेहरू उसके ऊपर भी कहते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं उनकी ये सिफ्त होती है कि बेशक इन्होंने वही चीज़ करनी हो, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट कमिटमेंट जो है ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ छोड़ देंगे हमेशा प्रोसेस के ऊपर। कि ये दिस शुड नॉट बी, ये इस तरह से जो है दो शख्सों के बीच में ये कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। उस तरह से एक जो है वो एक पर्सनल डीलिंग बन जाती है। ये इंस्टीट्यूशनल लगना चाहिए कि ये असेंबली का ही फैसला हो। बिल आखिर नेहरू ने कोई बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि आप अपना तरीकाकार जो है वो
जारी रखिए और आप देखिए कि कुछ बेहतर ही आपके लिए होगा। अभी आप यंग हैं, आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, आप पढ़ाई भी और कर सकते हैं, आप मरकज़ में भी आ सकते हैं, जो आखिर में वैसे ही हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दौरान था कि भी जब वो शेख ये भी तकरीरें करते थे, इम्पीचमेंट की भी बातें ये भी आती थी, किसी और को भी बनाया जा सकता है। थोड़ी सारी जो करण सिंह की पोजीशन है, जो प्यार मोहब्बत उनको मिल रहा था, जो इज्जत भी मिल रही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो इन्होंने फिर से शिकायत की नेहरू के पास, कहते देखिए ये इस तरह से मामला चल रहा है। ये नेहरू ने आगे से एक बात इनको कही कि डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट इम्पल्सिव, डोंट गेट पर्सनल। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि फ्रीक्वेंटली मिला करो शेख अब्दुल्ला के साथ, अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन जरूर मिला करो। अपने दो तीन प्राइवेट सेक्रेटरीज ऐसे रखो जो काबिल हों, जो भरोसे के काबिल हों, अच्छे हों, और वो तुम्हारे और शेख के दरमियान जो है वो लाइजन करवाएं, ताकि जो गलत फहमियाँ वो। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में वो मिसाल देते हैं कि देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर उन्होंने नज़र बनाई हुई होती है। मैं पार्लियामेंट के अंदर क्या तकरीर करता हूँ, मैं पार्लियामेंट के बाहर क्या तकरीर करता हूँ, उनको सब बात की नॉलेज होती है। वो किसके डिनर पे जा रहे हैं, उस डिनर में वो क्या बात करना चाहते हैं, वो किस पार्टी में गए, कहाँ पे उन्होंने क्या तकरीर की, कहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ा, ज़रूरी नहीं है कि इन सारी बातों की मुझे इत्तला हो, लेकिन वो इंश्योर करते हैं कि अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के ज़रिए ये सारी बातों की इत्तला वो मुझ तक पहुँचाएँ। क्योंकि हम ऐसी सेंसिटिव पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए होते हैं कि ज़रा सारी भी गलतफहमी होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है और जिसकी नॉलेज मुझे नहीं थी, उससे तल्लुकात दो अशखास के बीच में, दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में तल्लुकात की बात नहीं है। उससे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखना है कि उनमें बेटर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप बेहतर क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा पर्सनैलिटी के ज़रिए जो है आप इन चीज़ों को एग्जामिन ना करें। मज़ीद उन्होंने उनको एक हिदायत दी कि आप क्यों ना ऐसा करें कि शेख साहब के साथ मिलकर एक दिन तय कर लें, मुकर्रर कर लें हफ्ते का, जिसमें आप उनके साथ वॉक किया करें। सुबह अगर वो गार्डन में टहलने के लिए निकलते हैं तो आप भी इकट्ठे उनके साथ टहला करें, या आप ही की तरफ कोई गार्डन है तो उसमें वो भी टहल लिया करें। उसमें आपकी आपस में हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाया करेगी और लोगों को भी ये एक बात काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि आप दोनों इकट्ठे हैं, आप में अच्छा राब्ता है, आप में अच्छा तालमेल है। तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन इनकी जो बेचैनी है वो करण सिंह साहब की बढ़ती जा रही थी। इनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरा फ्यूचर बिल आखिर जितना ये चाहते थे उससे भी ज़्यादा इनको बेहतर मिला। और हिंदुस्तान की पूरी तारीख में जितना ज़राए, जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा हमारे सामने है, उसके मुताबिक करण सिंह के अलावा दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो बालिग उम्र होने के बाद, यानी 18 साल की उम्र अचीव करने के बाद लगभग 70-72 साल लगातार कंसिस्टेंटली किसी न किसी ओहदे के ऊपर ज़रूर फायज रहे हों। और ये 2-3 साल पहले तक जो है ये जो आखिरी इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के थे, मुसलसल विदाउट एनी ब्रेक वो किसी न किसी ओहदे के ऊपर ज़रूर रहे। अब हो गया ये जो 52 में, मैं वापस आपको ले जाता हूँ कि दिल्ली एग्रीमेंट हो गया और दिल्ली एग्रीमेंट में जो सदर रियासत का अप्रूवल हो गया कि ये इस तरह से रहेगा। अगस्त के महीने में, बकाया 1952 अगस्त के महीने में, ये तारीख याद रखिएगा, बाकायदा तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके जो डोगरा हेरिडेटरी रूल है उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब वो जो हम डोगरा स्टेट की बात करते थे कि 1846 में जो बनी थी और 1947 में ख़त्म हुई, लेकिन मैं अर्गू करता हूँ कि वो 1947 में नहीं ख़त्म हुई। वो 101 साल के बाद ख़त्म नहीं हुई, वो 106 साल के बाद ख़त्म हुई। वो 1947 में नहीं ख़त्म हुई, 1952 में जो सक्सेसिव इंस्टीट्यूशन जो बना। सक्सेसिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि पहले महाराजा थे, महाराजा के बाद दूसरे महाराजा, उनके बाद तीसरे महाराजा। अब जो लेजिस्लेचर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो महाराजा के इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर रहा था। जो लेजिस्लेचर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को। अब महाराजा की जगह जो है ताकत है एक आदमी से, जो है वो ब्रेक डाउन होकर, डिस्ट्रीब्यूट होकर वो ताकत आम लोगों के पास जा रही थी, जो वोट के जरिए आम लोगों के पास ताकत जाती है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, ये चल रहा था उस वक्त। 1952 के अगस्त में दिल्ली एग्रीमेंट के एक महीना के बाद
डोगरा हेरिडिटरी रूल को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। अब अपने लेटर हेड के ऊपर या कहीं पे भी वो महाराजा बेशक लिखते रहे। जब हरि सिंह साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर श्रीनगर में एक पार्टी दी कुछ महीनों के बाद, जब करण सिंह को रिकग्नाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बतौर महाराजा। पर वो एक एंटायरली प्राइवेट अफेयर है एक तरीके से कि भी आप महाराजा हैं, बट यू आर नॉट महाराजा ऑफ ए फेडरल स्टेट ऑफ इंडिया, उसके आप महाराजा नहीं है। तो अगस्त 1952 में वो जो महाराजा का सिस्टम था वो एबॉलिश हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो हो गया। जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में राजभवन का जिसकी बात हमारी चल रही है, अब उसमें ये देखिए अब कौन सा स्टेज आ गया कि 1947 में एक्सेशन होता है। उसी के कुछ रोज के बाद शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। कुछ माह के बाद मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये फेज वही कंटिन्यू है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो अभी हरि सिंह ही है। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हरि सिंह ही रहते हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस हो जाती है जम्मू कश्मीर से। अब करण सिंह रिजेंट बन जाते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 1952 में डोगरा हेरिडिटरी रूल एबॉलिश हो जाता है और अब करण सिंह को डेजिग्नेट किया जा रहा है बतौर सदर रियासत। और नवंबर 1952 को बाकायदा तौर के ऊपर करण सिंह को ओथ दी गई बतौर सदर रियासत जम्मू व कश्मीर। और उसके बाद इनको बुलाया असेंबली में और वहाँ पे उनकी तकरीर हुई। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कंकरेंट चल रही थी, तो इन्होंने असेंबली में भी अपनी तकरीर आकर की। सदर रियासत बन गए, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था। ये डोगरा जो रूलिंग डिनास्टी है उसको रिप्रेजेंट करते थे, और जम्मू के डोगरा जो थे वो सख्त खिलाफ थे इस बात के, दिल्ली एग्रीमेंट के खिलाफ थे, स्पेशल स्टेटस के खिलाफ थे, आर्टिकल 370 के खिलाफ थे, और वो एजिटेशन कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि करण सिंह ये एक्सेप्ट करें। जब हम डोगरा की बात करते हैं तो ये बात हम हमेशा हमें याद रखनी है कि इस चीज़ में सारे डोगरा जो हैं वो ना तब इन्वॉल्व थे, ना हमेशा इन्वॉल्व रहे, ना आज इन्वॉल्व है। एक सेक्शन ऑफ डोगरा जो है वो शेख अब्दुल्ला के साथ थे। मान लीजिए जो पंडित गिरधारी लाल डोगरा, वो लेट 1940 से जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है उसके साल भर के अंदर वो ही वॉज अमंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उसमें शामिल थे। 40 की दहाई में जो क्विट कश्मीर मूवमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा के खिलाफ चलाई हुई थी, वो क्विट कश्मीर मूवमेंट का भी हिस्सा थे। तो जो 1952 में जो अग्रीमेंट हुआ है, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ है, जो जम्मू कश्मीर की ग्रेटर एम्पावरमेंट करता है, वो दिल्ली एग्रीमेंट में जो जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन है उसमें भी वो रिप्रेजेंटेटिव थे, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर अगर किसी को डिक्लेयर किया जा सकता है तो वो गिरधारी लाल डोगरा, क्योंकि मिर्ज़ा अफजल बेग थे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। जब ये बिगड़ गई, वो कहानी है अलग से आएगी, तो उसके बाद गिरधारी लाल डोगरा बन गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी। अब इनके करीबी रिश्तेदार थे ये जो गिरधारी लाल डोगरा है, ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो आरएसएस के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे और प्रजा परिषद के लीडर थे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के भाई के दामाद थे गिरधारी लाल डोगरा। तो एक ही फैमिली के दो लोग, एक आरएसएस में और दूसरा शेख अब्दुल्ला के साथ। इसी तरह से और बेशुमार, जैसे मोतीराम बैगड़ा है, और बेशुमार लोग जो हैं वो डोगरा कम्युनिटी के वो इस तरफ भी थे, लेकिन वो और एक जो ज़्यादा तादाद है वो स्पेशल स्टेटस वगैरह के खिलाफ एजिटेट भी कर रही थी। तो जब इनको बनना था सदर रियासत, ये तय हो गया जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में तय हो गया, लेकिन ओथ होनी थी नवंबर में। इस दौरान इन्होंने एक मैसिव एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया। अब क्योंकि समर के महीने थे, सेक्रेटरीट श्रीनगर रहा करता था, तो ये चिट्ठियां भेजकर या किसी को पर्सनली भेजकर जम्मू के जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको वो बुलाते थे कश्मीर में कि आइए आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर मेरे सामने है, और ये एक नई सिचुएशन जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में है वो इमर्ज हो रही है, इसमें आपका क्या ख्याल है। तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो इन्होंने कहा, ताकि आम लोगों की राय इसके बीच शामिल रहे। इसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और वो गए। मसलन एक जो
गिरधारी लाल अनंत शायद उनका नाम था, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया। उन्होंने बजाय जाने के पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट देकर इनकार किया कि मैं नहीं जाता और मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता और मैं नहीं अप्रूव करता, जो आपका इमर्जिंग रिलेशनशिप है मैं उसको अप्रूव नहीं करता। इसका जो सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतना कॉग्निजेंस लिया गया, उन्होंने कहा कि ये इंसल्ट है पूरे इंस्टीट्यूशन की, और जब तक गिरधारी लाल अनंत जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं तब तक अगर गैरत है करण सिंह में, सदर रियासत में जो बनने जा रहे हैं आप, उनको जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल कोई एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। यानी इस किस्म की डेवलपमेंट जो वो हो रही थी। लेकिन इन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को चिट्ठी लिखी और प्रजा परिषद के बाकी लोगों को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके साथ कंसल्टेशन करना चाहता हूँ। वो बाकायदा तौर के ऊपर श्रीनगर गए, बल्कि करण सिंह के घर में रहे, वहाँ पे कई दिन दावतें हुई, खाने खाए और कई दौर जो हैं डिस्कशन के वो चले। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा सिर्फ इसी जगह तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं, लेकिन मोर और लेस उन्होंने कंकरेंस दी कि ठीक है, अब जिस तरह से हो रहा है ये इस तरह से जाइए। इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो इस बात का है कि उन्होंने एग्री किया इस बात के लिए कि आप जाइए। तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ वो थोड़े सारे कंसर्न थे कि जम्मू में इसका इम्पैक्ट, इसका फॉल आउट जो है वो किस किस्म का होगा। अब आ गए वो नवंबर में, जब उनकी ओथ हो गई और वो सदर रियासत बन गए, इमीडिएटली उसके बाद वो जम्मू नहीं आए। वो 8-10 दिन 12 दिन कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों का उन्होंने दौरा किया, जलसे किए, पार्टियां हुई, लोग मुबारक देने के लिए आ रहे थे। कश्मीर के लोग इस बात को लेकर खुश थे कि वो कहते थे, खास करके सियासी हलकों में जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे उस बात को लेकर खुश थे। वो कहते थे देखिए डोगरा हेरिडिटरी रूल ख़त्म हो गया, ये साहब आए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लेकिन पावर जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो वो ठीक है, एक कंटिन्यूटी एंड चेंज जो है वो बनी हुई है, पावर अवाम के पास आ गई। 23 या 24 नवंबर को ये जम्मू में आए और एयरपोर्ट से इनको एक ओपन जीप में प्रोसेशन के तौर के ऊपर पैलेस लेकर जाया जा रहा था। ओपन जीप में इनके साथ बैठे हुए थे, इनको अकम्पनी कर रहे थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और मिनिस्टर फॉर होम भी थे। और काफ़ी अच्छी खासी जो है एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिसेप्शन दी हुई थी इनके लिए, बहुत अच्छा खासा शहर को सजाया हुआ था। उस दिन प्रजा परिषद के 300-400 लोग आए, उन्होंने काले झंडे, काले बैज दिखाए, और जो स्टोन पेल्टिंग जिसकी आप बात करते हैं कि पथराव, पत्थरबाजी, ये तो आप टेलीविजन के ऊपर और बड़े बड़े लीडरों की तकरीरों में भी आप सुनते हैं, पत्थरबाजी पत्थरबाजी। तो जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पत्थरबाजी है वो बड़े पैमाने के ऊपर उस दिन हुई थी कि करण सिंह के कैवलकेड के ऊपर पथराव हो गया था। इतना गुस्सा था एक सेक्शन जो डोगरा कम्युनिटी की उनमें है, खास करके जो प्रजा परिषद के बैनर के नीचे, वो नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप इस तरह से फॉर्मलाइज हो बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड न्यू दिल्ली, की जो जो एक्सेप्ट कर लिया करण सिंह ने। तो उसको काफ़ी होट वगैरह किया, चेज किया, पथराव हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ा गया। लेकिन एक बैड नोट के ऊपर जो है उनका आगाज़ हुआ 1952 के नवंबर में जम्मू में। फिर इम्पोर्टेंट मोड़ आएगा कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को इक़्तिदार से हटाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, करण सिंह, जिनके वालिद को शेख अब्दुल्ला की वजह से जम्मू कश्मीर छोड़कर जाना पड़ गया था, करण सिंह का रोल, रवैया, जज्बात उस दिन क्या थे, अगले एपिसोड तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ये कहानी सुनने के लिए। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया।